So, a very good morning to all of you. Today we will start refraction of light, and in this we will read about refractive index, principle of reversibility, refraction through a glass slab. Okay, you already have read these topics in class 10th. So now we will recapitulate it, and we will also study total internal reflection and its application. So let's start. So first of all, refraction of light. The phenomenon of change in path of light when it goes from one medium to another. In reflection, the medium is not changing. It is bouncing back of light in the same medium. But in refraction, the light, the medium will change. Okay. Hence, bending of light while changing the medium is known as refraction. So when a ray of light passes from one medium to another medium, it will bend. Okay, it will bend, it can bend towards or away, it depends. If the ray of light is going from rarer to denser, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. ओके okay. तो हमने एक रे डाली यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई. ठीक है, तो रेयर से डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. वाई टूवर्ड्स? बिकॉज रेयर में वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, और डेंसर में वेलोसिटी कम होगी. सो एज a ray of light passes from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. Okay, because velocity decreases. Okay, velocity decreases. but अगर इसका अपोजिट हो जाए, इसका अपोजिट, अब अगर डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा? हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये हमने इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 10th क्लास. तो दोबारा से, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, बिकॉज रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और डेंसर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं एक तरह से. सो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी. वेलोसिटी कम होने की वजह से वेवलेंथ भी कम हो जाएगी. ठीक है, और डेंसर टू रेयर में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज डेंसर में वेलोसिटी कम होगी, रेयर में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमारा कंक्लूजन निकलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer, it will bends away from the normal. Okay, तो cause of refraction क्या है? When light changes its medium, it changes the speed. उसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. ठीक है, एंड हेंस टू अचीव शॉर्टेस्ट पाथ इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ओके, और स्पीड अगर चेंज होगी इन रिफ्रैक्शन, ये याद रखना है हमें, रिफ्रैक्शन के अंदर स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज. वेवलेंथ तो चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी remains unchanged या constant. So when a ray of light passes from one medium to another, its velocity, its speed and its wavelength changes, but its frequency and energy will remain the same. Next, laws of refraction. Snell's law: the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction
is equal to a constant known as refractive index. Sin I upon sin R is equal to mu. Okay, mu is known as refractive index. Next, incident ray, refracted ray and normal meet at same point या all lie on the same plane. Okay, note यही जो ऊपर मैंने बताया वही है. When light changes its medium, its speed and wavelength changes but frequency remains same. जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी बट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी. एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू. एज फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम, एनर्जी रिमेन्स सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके, mu is equal to c upon v. c is velocity of light in vacuum और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की टर्म्स में हमें पता है जो वेवलेंथ का वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है. फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब हमें पता है कि जब रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. इन वैक्यूम लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ, इन मीडियम लैम्डा m विल बी द वेवलेंथ. तो पुटिंग द वैल्यूज म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v. c की वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू से न्यू कट जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट वेवलेंथ इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ इन मीडियम. ओके, नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन. मतलब हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं इसको ए म्यू जी, कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. जो नीचे लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे 1 म्यू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, हम इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, as light is going from glass to air, therefore refractive index of air with respect to glass. Okay, refractive index of any medium with respect to air is known as absolute refractive index, represented by mu. ऐसा क्यों? बिकॉज एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. टू प्रूव दैट वन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. मतलब अगर हम उसको दिखाना चाहें तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के ले रहे हैं कि एक रे है जो एयर से वाटर में पास कर रही है. तो हमने क्या किया, ये जो रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है जो वाटर में आ चुकी है, अगर हम किसी भी तरीके से एक प्लेन मिरर को ऐसे रखें पानी के अंदर कि जो ये रे आ रही है पानी के अंदर, ये इस पे नॉर्मली अलोंग द नॉर्मल अगर एक्ट करे तो इट विल रीट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ. जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी. लेकिन कंडीशन यही है कि जो रे, रिफ्रैक्टेड रे है, वो इस प्लेन मिरर पर अलोंग द नॉर्मल ट्रेवल करे या अलोंग द नॉर्मल ही इंसिडेंट हो, तभी हो सकता है ऐसा. ठीक है, लेट अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. Let a plane mirror is placed in the path of the emergent ray so that ray falls. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यही कंडीशन है. ये पाथ को रिट्रेस तभी करेगा जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी. द रे मस्ट फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, इट विल रिट्रेसेस इट्स पाथ कंप्लीटली. इसलिए इसका नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि जहां से आई है रे वहीं से वापस चली जाएगी. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में जब हमने
एयर से वाटर में गई रे, तो एयर म्यू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। लेकिन जैसे ही इस शीशे से टकराई, प्लेन मिरर से टकराई, टकरा के जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस, तो अब जो इंसिडेंट मीडियम हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा, और जो दूसरा मीडियम हो जाएगा वो एयर हो जाएगा। अब वाटर से एयर ट्रेवल करेगी, तो डब्ल्यू म्यू ए साइन आर अपॉन साइन आई, बिकॉज वाटर में जो एंगल है वो आर है। ओके, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये साइन आई कट जाएगा और साइन आर से साइन आर। तो जब हम किसी भी एक टर्म को हम यहाँ लेके जा सकते हैं 1 के डिवाइड में, तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय डब्ल्यू म्यू ए। अब हमें प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास स्लैब लेंगे, या इस टॉपिक का नाम हो सकता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब। देखो हम तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को क्लियर करने के लिए एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है। जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये इस पॉइंट पे हमने इंसिडेंट करवाया एंगल आई, ठीक है। और फिर ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, ये वाटर है, सॉरी ग्लास, तो म्यू जी ग्लास की है, और दोबारा से यहाँ पर म्यू ए, ठीक है। एयर ग्लास एयर, तो पहले एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है। तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर गई। फिर अब जब यहाँ पर आ गई, यहाँ पे एंगल आर, ओके। फिर जब यहाँ पर आ गए, हम दोबारा से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब ग्लास से एयर में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। तो ये हो गया एंगल ई। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल है, एंगल आई और एंगल ई इक्वल है। बड़े इजीली प्रूफ हो जाएगा। ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट बी मान लो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करेंगे, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ लगाएंगे ए पॉइंट पर। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास। तो क्या लिखोगे आप, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। अब बी पॉइंट पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, तो ग्लास से एयर में जा रही है, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई। साइन आर से साइन आर कैंसल। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अभी हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ के आए, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाय जी म्यू ए, रेसिप्रोकल के इक्वल होगा ना। तो ए म्यू जी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए म्यू जी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जी म्यू ए इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन
साइन ई, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। कैंसिल कर देंगे तो साइन आई अपॉन साइन ई 1 के इक्वल हो जाएगा, और जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। इसका मतलब आई और ई इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल होंगे तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूफ करना था, इसमें भी कर रखा है। अच्छा, एक टर्म और है इसमें छोटी सी, अगर मैं देखना चाहूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक टर्म आती है, अगर ये इस रे के बीच में ये स्लैब ना आती जिसकी थिकनेस कितनी है टी, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो रे है स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती, बट इस ग्लास स्लैब की वजह से इट हैज़ डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो कितना डेविएट किया, हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड दिस विल बी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Next, to find refractive index of one medium with respect to other, provided refractive index of both media with respect to air is given। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के दिखाना है। अब क्या है हमारे पास, इसे बोलते हैं कंपाउंड स्लैब। क्या बोलते हैं इसे, कंपाउंड स्लैब, जिसमें दो अलग अलग मीडियम कंटेन होते हैं। इस ग्लास स्लैब में एक पोर्शन में वाटर होगा, एक पोर्शन में ग्लास होगा। तो यहाँ पर अब 3 मीडियम्स आ गए हमारे पास, एयर, वाटर, ग्लास, फिर एयर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ए पॉइंट पे एयर से वाटर में होगी, तो एयर से वाटर में होगी तो एयर से डेंसर में इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, फिर वाटर से ग्लास में इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट फिर जब ग्लास से एयर में जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमने एंगल बना लिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, देखते हैं इस पर कैसे करेंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन 2, मतलब उसने अब आई और आर की जगह 1 और 2 कर लिया, ये इजी पड़ेगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी डब्ल्यू म्यू जी, मतलब वाटर से ग्लास में जा रही है तो साइन 2 अपॉन साइन 3, और यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, अब ग्लास से एयर में जा रही है तो साइन 3 अपॉन साइन 4, और फिर जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो साइन 1 अपॉन साइन 4 बचेगा। और हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, इससे पिछले वाले में प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल आई और एंगल ई इक्वल होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू ए। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टू प्रूव दैट थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम स्लैब रखेंगे इसके पाथ में, ये जितनी ज़्यादा मोटी होगी, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब ये जो रे है ये अपने पाथ से उतना ही ज़्यादा डेविएट होगी। कैसे, हमने करके दिखाया इसको, यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। जैसे ये एंगल आर था, ये एंगल आई था, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, एंगल आई माइनस आर। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखा है एंगल आई माइनस आर। ओके, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है हमारी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ए डी और बी, इसमें एंगल कितना है, आर। ठीक है ना, तो कोस का फॉर्म ले लेंगे, कोस आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए डी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की, टी अपॉन ए बी। तो फिर इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। अब ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। ठीक है, अगेन
यहाँ पे हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका एंगल है आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये दिखा भी रखे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिखा रखे हैं यहाँ पर दोनों, इसका आई माइनस आर है तो इसमें बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ से भी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। और अब ए बी की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से टी अपॉन कोस आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन साइन आई माइनस आर, फिर यहाँ से टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये तो एंगल्स हैं, इनको तो हम चेंज कर सकते हैं, जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी सी के, और बी सी क्या है हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो थिकनेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो एक और टॉपिक है टू प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। ये हम सब ने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जैसे मान लो एक ग्लास लिया हमने कांच का और उसमें एक सिक्का डाल दिया, ठीक है, तो हमें प्रॉपरली अपनी पोजीशन पे दिखता है वो जब हम बाहर से देखते हैं तो, लेकिन अगर मैं उसी गिलास में अगर मैं पानी डाल दूं तो हमें लगता है वो सिक्का जो है वो ऊपर आ गया थोड़ा सा, जब मैं उसको बाहर से देखता हूँ। तो क्या वो ऐसा आता है ऊपर? नहीं, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स टू कम अबव, उसकी जो रियल डेप्थ है वो नहीं दिखती हमें, हमें अपेरेंट डेप्थ दिखती है। तो वही दिखा रखा है इस डायग्राम में कि देखो यहाँ पर ये आई है, ये एयर और ये ग्लास है जो भी कंटेनर है, हमें जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पड़ा है, चाहे वो एक सिक्का हो या कुछ भी और हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे पड़ा है, बट हमें जो अपीयर होता है वो आई पॉइंट पे अपीयर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और या तो एक और एग्जांपल भी है इसका, बेंडिंग, पेंसिल बेंड दिखाई देती है जब हम एक पानी ग्लास लेते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो पेंसिल वो बेंड दिखाई देती है, ओके। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू म्यू ए वाटर से एयर के अंदर, मतलब पहले एयर से देखो वाटर में आएगी, फिर वाटर से इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वाटर से एयर में जाएंगी रेज, तभी तो हमें विजिबल होंगी वो। तो जैसी वो रिफ्रैक्ट होके आएंगी वाटर से एयर में, वैसा ही हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, डब्ल्यू म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमें पता है डब्ल्यू म्यू ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई ए म्यू डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू, ये हमने कैसे लिखा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू की क्या वैल्यू होगी, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और म्यू ए कितना होता है, 1 होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू, और इसे हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाई म्यू, ओके। तो ए म्यू डब्ल्यू की जगह हमने म्यू रख लिया, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ई जो हमें दिख रहा है, बी ए ई वाला, ये इसमें आर एंगल है, तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी आई, साइन आर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो बड़ी वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ओ, इसमें एंगल कितना है, आई, इसमें एंगल कितना है, आई, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम अपने, हमारे पास इक्वेशन थी म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, हम यहाँ पे आर, साइन आर की वैल्यू पुट करेंगे, साइन आई की वैल्यू पुट करेंगे, देख रहे हो आप ए बी से ए बी कट रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी आई। बी ओ क्या है हमारे डायग्राम में, बी ओ, बी से लेके ओ तक। अच्छा, एक और, ये जो ए और बी पॉइंट है ये बहुत पास पास है, ए और बी पॉइंट बहुत पास पास है, तो अगर मैं ए को, बी को रिप्लेस कर दूँ ए से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ बी लाइज क्लोज टू द ए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ए ओ अपॉन ए आई, ए से लेके ओ तक क्या है, रियल डेप्थ, एक्चुअल में जहाँ पर वो कोइन पड़ा है, और ए से लेके आई तक क्या है, वर्चुअल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ। तो हमारे पास प्रूफ हो गया, म्यू इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आई, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ओके। और लास्ट टॉपिक हमारा आज का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
ये दो कंडीशंस हैं, एक तो रेयर से डेंसर में नहीं होगा ये, रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर TIR टू अक्कर। नंबर 1, द रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? अ क्रिटिकल एंगल wait, so what is a critical angle na? A critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree. A critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree. इसका मतलब एक ऐसा एंगल जहां पर ना रिफ्लेक्शन हो ना रिफ्रैक्शन हो, इट विल मूव अलोंग द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंडीशंस फॉर TIR, लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है वाटर के अंदर और यहाँ एयर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या है, हमने एक पॉइंट ले लिया ये, फिर एक पॉइंट ले लिया ये, और फिर एक पॉइंट ले लिया ये, और फिर एक पॉइंट ये। तो चार अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर लिए। इस पॉइंट पे एंगल आई की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी। तो जब स्टार्टिंग में आ रहा है हमारे पास कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सिंपली इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। दूसरे वाले में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अब एंगल आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है बिकॉज एंगल आई की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन जब थर्ड वाला आ रहा है तो हमारे पास एंगल आई की वैल्यू बढ़ गई, और मान लो अगर I इज इक्वल टू IC हो जाए तो एंगल R 90 हो जाएगा, और जब उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक तो डेंसर से रेयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बड़ा हो गया एंगल IC से, क्रिटिकल एंगल से, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिलेशन हम डिराइव करके दिखाएंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हमें पता है यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, अगर हम इस वाले केस को लें, ये वाले केस को ले अगर हम, जहां पे क्रिटिकल एंगल बना था, तो उस केस को हम देख रहे हैं। तो W म्यू A इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ए पॉइंट पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो W म्यू A इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और W म्यू A किसके इक्वल होता है? A 1 बाई A म्यू W। हम ये कर क्यों रहे हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। फिर हमने क्या करना था, A म्यू W की वैल्यू कितनी होगी? म्यू W के इक्वल या म्यू के इक्वल। तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो साइन आई किसके इक्वल है? IC, क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। और R किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। तो पुट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आर की जगह साइन 90 और आई की जगह IC। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 अपॉन साइन IC, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके बेस पे आप समझाओगे, और यहाँ से पता चल रहा है कि अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ओके। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जो, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये टेबल है। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नेचुरली अकिंग सब्सटेंस में, और सबसे कम क्रिटिकल एंगल है। ये देख पा रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो डायमंड का नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे कम है। ग्लास का 41 से 42, वाटर का 47, ठीक है, एयर का 90। ओके, ठीक है बेटा, तो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।